बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 3, टाइम डोमेन एनालिसिस। अब तक हम चैप्टर नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 में हमने टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ी। तो अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह ट्रांसफॉर्म होगी इनटू ईच अदर। तो इंटर कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को कैसे कन्वर्ट कर दे इनटू टाइम डोमेन एनालिसिस। तो इसके लिए चंद प्रोसेसेस हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि टाइम डोमेन में हम स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, इसको हम यहाँ फेज वेरिएबल भी कहते हैं। ये किस तरह होगी? फेज वेरिएबल क्या चीज़ है? Each subsequent state variable is defined to be the derivative of the previous state variable. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है x1, दूसरा है x2। अब x2 जो है दैट इज द सबसीक्वेंट स्टेट वेरिएबल और x1 जो है ये प्रीवियस है। तो सबसीक्वेंट कैसे आएगा? x2 इज इक्वल टू x1 डैश, यानी सबसीक्वेंट जो होगा दैट वुड बी द डेरिवेटिव ऑफ द प्रीवियस वन। तो आगे एग्जांपल पे चलते हैं, वहां से बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 3.4, कन्वर्टिंग अ ट्रांसफर फंक्शन विद कांस्टेंट टर्म इन न्यूमरेटर। फाइंड द स्टेट वेयर द रिप्रेजेंटेशन इज इन फेज वेरिएबल फॉर्म फॉर द ट्रांसफर फंक्शन शोन इन फिगर 3.10a। तो यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन है c of s डिवाइडेड बाय r। c of s इज आउटपुट, r of s इज द इनपुट इन लैप्लास डोमेन। So 24 divided by s cube plus 9 s square plus 26 s plus 24। अब क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 24 के साथ r of s मल्टीप्लाई हो गया, जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ c of s मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस तरह कर दें कि c of s को इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और जीरो इनिशियल कंडीशन कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहला काम ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ट्रांसफर फंक्शन से। तो ट्रांसफर फंक्शन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। अब जाते हैं स्टेप नंबर 2 में, जहाँ से हम स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्टिंग दी स्टेट वेरिएबल्स, तो स्टेट वेरिएबल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है कि दिस इज सी डैश, सी डबल डैश, सी ट्रिपल डैश। तो सी को हम कंसीडर करते हैं x1। अब x1 की जो डेरिवेटिव होगी दैट वुड बी x2, और इस तरह जो डबल डेरिवेटिव होगी दैट वुड बी x3। तो इस तरह हम स्टेट वेरिएबल्स, तीन स्टेट वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे, x1, x2 एंड x3। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू c, x2 इज इक्वल टू c डैश। व्हाट इज c डैश? दैट इज x1 डैश। तो x2 इज इक्वल टू x1 डैश। इसी तरह x3 इज इक्वल टू x2 डैश, ये क्या होगा? x2 डैश होगा। या इसी तरीके से हम x2 x1 डैश के बराबर है, x3 x2 डैश के बराबर है, और इस तरह x3 डैश। तो हमने सेलेक्ट कर दिए हैं तीन स्टेट वेरिएबल x1, x2 और x3 को। अब हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं इनकी डेरिवेटिव ले लें। जब इनकी डेरिवेटिव लेंगे तो x1 डैश ये किसके बराबर है? दैट इज c डैश, ये c डैश के बराबर है। अब c डैश किसके बराबर था? x2 के बराबर था। सो x1 डैश इज इक्वल टू x2, x1 डैश इज इक्वल टू x2, x2 डैश इज इक्वल टू x3। हमारे पास स्टेट वेरिएबल तीन थे, x1 डैश, x1, x2 एंड x3। अब इनकी डिफरेंशियल फाइंड करनी है। तो x1 डैश इज इक्वल टू x2, x2 डैश इज इक्वल टू x3। नाउ व्हाट इज x3 डैश? ये इक्वेशन कहाँ से आया है?
एक्चुअली x3 डैश की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम आवर बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है, जिसमें c की जगह x1, c डैश की जगह x2, c डबल डैश की जगह x3 और c ट्रिपल डैश जो है दैट इज x3 डैश, ये x3 डैश के बराबर होगी। अब x3 डैश को अपनी जगह छोड़ दें, बाकी ये जितने भी टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाए। तो राइट साइड पे ले जाने के बाद हमारे पास x3 डैश की ये रिलेशन आ जाएगी। तो अब हमारे पास स्टेट वेरिएबल 3 थे, x1, x2 एंड x3। अब सबकी हमने डिफरेंशियल फाइंड कर दी है, तो इनको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से हमारे पास ये 3 जो है दीज आर द स्टेट इक्वेशंस, और इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। आउटपुट हमारे पास x1 के बराबर है, सो दैट इज रिटन ओवर हियर एज लाइक दिस। तो ट्रांसफर फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है इनटू स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो इसको जरा दोहराते हैं। सबसे पहले ये ट्रांसफर फंक्शन दिखाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यही क्वेश्चन आ जाएगी। अब इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे, कंसीडरिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। तो सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, दूसरा काम स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। तो स्टेट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के लिए x1 c के बराबर ले ले, x2 x1 डैश होगा, x3 x2 डैश होगा, इस तरह। तो हमारे पास 3 स्टेट वेरिएबल आ जाएंगे, x1 x2 एंड x3। अब x1 डैश x2 के बराबर है, x2 डैश x3 के बराबर, x3 डैश की वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं, जो हमारा बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन था वहां से। अब इन सब को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, सो दैट बिकम द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज 3.5। तो नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसका नोमरेटर जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन s, एंड दैट इज नॉट द कांस्टेंट टर्म। सो दैट इज s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 2 नोमरेटर है, और डिनोमिनेटर वही है s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 26s प्लस 24। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए चूंकि हमारे पास 2 टर्म है, एक नोमिनेटर में और एक और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले इसको स्प्लिट अप कर देते हैं इनटू 2 ब्लॉक्स। तो फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो आएगा, सो दैट इज द फर्स्ट ब्लॉक, जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है और x1 एस हम कंसीडर करते हैं आउटपुट। सेकेंड ब्लॉक में जो नंबरेटर होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर फंक्शन। तो हर एक ब्लॉक के लिए अलग सिस्टम को हमने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह पहले एग्जांपल में हमने सीखा है। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे R ऑफ एस हमारे पास इनपुट है एंड x ऑफ एस हमारे पास आउटपुट है। R ऑफ एस इनपुट है और x ऑफ एस हमारे पास आउटपुट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे x1 ऑफ s हमारा आउटपुट है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद ऑल दीज टर्म्स। जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कंसीडरिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ जाएगी।
सेकेंड स्टेप क्या होगा, चूजिंग दी स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स किस तरह कंसिडर कर दे, x1 के बराबर ले ले, x1 डैश ये x2 के बराबर ले ले, x1 डबल डैश ये x3 के बराबर ले ले, x1 ट्रिपल डैश ये x3 डैश के बराबर ले ले। तो हमारे पास तीन स्टेट वेरिएबल आ गए, एक है x1 विच इज x1 के बराबर है, एक है x2 दैट इज x1 डैश, x3 और ये x2 डैश के बराबर है। तो ये हमारे पास तीन स्टेट वेरिएबल्स आ गई। अब इन स्टेट वेरिएबल्स की हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो जिस तरह हमें पता है कि x2 किसके बराबर है, x1 डैश के बराबर है, x3 किसके बराबर है, वो x2 डैश के बराबर है, x3 x2 डैश के बराबर है, और x3 डैश को हमने कहाँ से फाइंड करना है, x3 डैश के लिए हमने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जाना है। सो एक्चुअली दिस इज x3 डैश, बाकी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास तीनों स्टेट इक्वेशंस की डिफरेंशियल आ गई है, तो इनको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से हमारे पास ये स्टेट इक्वेशन आ गए, और आउटपुट को हमने कंसीडर किया था x1 के, तो ये x1 का जो कोफिशिएंट होगा दैट वुड बी 1, बाकी x2 x3 के कोफिशिएंट 0 होंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि दिस इज आवर आउटपुट सपोज्ड फॉर द फर्स्ट ब्लॉक। ये हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है सिर्फ उसके लिए आउटपुट था, ये ओरिजिनल आउटपुट नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने स्टेट इक्वेशंस को पहले बनाना है। अब आउटपुट बनाने के लिए हमने सेकेंड ब्लॉक की तरफ जाना है। नाउ कंसीडरिंग दी सेकेंड ब्लॉक, तो सेकेंड ब्लॉक को अगर हम देखें, वहाँ पे इनपुट हमारे पास x1 ऑफ s है, आउटपुट c ऑफ s है, एंड दिस इज दी ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे कंसीडरिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, तो इक्वेशन 2 वुड बिकम दी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेट वेरिएबल्स को हमने कंसीडर करना है। तो स्टेट वेरिएबल ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो इनकी वैल्यूज जो पुट करेंगे वर हेयर c ऑफ t दैट इज इक्वल टू 2x1 प्लस 7x2 प्लस x3। तो ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ जाएगी। अब आउटपुट को लिखने के लिए ये आउटपुट इक्वेशन है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में u लिखेंगे। तो पता चला कि जो डिनोमिनेटर है विच इज ओवर हेयर, जो डिनोमिनेटर है इससे हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आ जाते हैं, और जो नंबरेटर है इससे हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ जाती है। ये इन दोनों की कंबाइंड केस है। तो डिनोमिनेटर से स्टेट इक्वेशन आ गई और नंबरेटर से आउटपुट इक्वेशन, तो इसको हमने u लिखा हुआ है। ये वही स्टेट इक्वेशंस हैं एंड दिस इज द आउटपुट इक्वेशन। तो इस तरह हमने फोरियर ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है इनटू स्टेट स्पेस। अगला टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन, यानी अब हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि टाइम डोमेन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है कि x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल टू cx प्लस du। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टेट स्पेस की। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है ट्रांसफर फंक्शन में।
तो ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले कंसीडरिंग जीरो इनिशियल कंडीशन। तो ये इक्वेशन 1 ये बन जाएगी वेयर x डैश इज s इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू a x ऑफ s प्लस b u ऑफ s। और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, ये y ऑफ s इज इक्वल टू c x ऑफ s प्लस d u ऑफ s। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है फॉर x ऑफ s। नाउ सॉल्विंग फॉर x ऑफ s, तो इस x ऑफ s को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के बाद देयर बिकम्स x ऑफ s माइनस a इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल टू b u ऑफ s। अब इन दोनों टर्म में से हम x ऑफ s को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने से s तो हमारे पास सिंगल x वेरिएबल है जिसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लगाना है ताकि इसे दूसरे मैट्रिक्स को माइनस कर सके। सो देयर बिकम एस आई माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस। अब एक्स ऑफ एस को अपनी जगह छोड़ दे और एस माइनस ए इनवर्स को राइट साइड पे ले जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 बन जाएगी वेयर एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी यू ऑफ एस। अब एक्स ऑफ एस की ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 4 के अंदर, यानी आउटपुट इक्वेशन के अंदर। तो आउटपुट इक्वेशन में पुट करने से c इंटू इस इक्वेशन के अंदर c अपनी जगह आ जाएगा, एक्स ऑफ एस की जगह ये वैल्यू आ जाएगी प्लस डी यू ऑफ एस। नेक्स्ट इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे u ऑफ s को दोनों से कॉमन ले लेते हैं। देयर बिकम c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस b इंटू बी प्लस डी इंटू यू ऑफ s। अब u ऑफ s हमारे पास इनपुट है और y ऑफ s आउटपुट है। सो u ऑफ s को लेफ्ट साइड पे ले जाए, देयर बिकम्स y of s by u of s, that is output divided by input, which is our Laplace transform, sorry, Fourier transfer function, that is equal to this। अब ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम होती है, तो यहाँ पे जो y of s है और u of s है, they are scalar because they would be there must be single input and single output। तो y of s divided by u of s ये हमारे पास in terms of a b c and d एक सिस्टम आ गई मैट्रिक्स फॉर्म which is the transfer function। अब हम जानते हैं, अच्छा हमारा काम यहाँ तक था कि ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड कर दे। तो ट्रांसफर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी हमने फाइंड कर दी। अब हम जरा इसकी एनालिसिस कर देते हैं। आते हैं एस आई माइनस ए इनवर्स की तरफ। तो एस आई माइनस ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए। तो इसी वैल्यू को पुट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन में। तो ट्रांसफर फंक्शन में पुट करने से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास ये सिस्टम आ जाएगी। अब एस आई माइनस ए इनवर्स को जब हम डी को भी इस पे डिवाइड करते हैं तो डी को इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगी। Now our net system is transfer function is equal to
लाइक दिस। इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, एस आई माइनस ए डिटर्मिनेंट। तो ट्रांसफर फंक्शन का हमें पता था कि जो डिटर्मिनेंट होता है वहां से हम पोल्स को फाइंड करते हैं। सो रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वो हमें क्या बता रहा है, पोल्स बता रहा है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं दैट बिकम्स द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और यहाँ से हमें डायरेक्टली पोल का पता चल जाता है। सो आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी भी फाइंड करते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 6।